दोस्तों, तारीख थी हाल ही की, जगह थी पटना बिहार। मंच सजा हुआ था, बड़े बड़े माइक लगे थे, फूलों के गुलदस्ते हाथों में थे और चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार और उनके नए मंत्री शपथ ले रहे थे। सामने हजारों की भीड़ थी और मंच पर देश के प्रधानमंत्री समेत तमाम बड़े दिग्गज बैठे तालियां बजा रहे थे। टीवी चैनल पर हेडलाइंस चल रही थी, नई सरकार नई उम्मीद, बिहार में फिर से एनडीए का राज। तेजस्वी यादव जो बुरी तरह से चुनाव हारे, उन्होंने भी ट्वीट करके बधाई दी। सहयोग की बात कही, ऊपर से सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा था, है ना? लोकतंत्र का एक खूबसूरत दृश्य था। लेकिन दोस्तों, जरा ठहरिए, मैं उस दिन वहीं भीड़ में खड़ा था, बजा रहा था जब वो शपथ पढ़ी जा रही थी। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति, तो मुझे उन शब्दों में किसी सरकार के जन्म का नहीं, बल्कि किसी और चीज की मौत सुनाई दे रही थी। उस दिन पटना के उस मंच से सिर्फ मंत्रियों ने शपथ नहीं ली, बल्कि भारतीय राजनीति के दो सबसे बड़े मुद्दे, भ्रष्टाचार और परिवारवाद की अंतिम अर्थी उठाई गई। सोचो जरा, जिन मुद्दों पर पिछले 10 सालों से चुनाव लड़े गए, जिन मुद्दों पर रैलियों में गले फाड़ फाड़ कर चिल्लाया गया, उसी मंच पर उन्हीं नेताओं के सामने उन मुद्दों को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। और आज मैं इकबाल हसन आपको उस चमक धमक के पीछे का वो सच बताने आया हूं, जो शायद आपको कोई न्यूज चैनल नहीं दिखाएगा। क्योंकि आज बात सिर्फ बिहार की नहीं है, बात उस भरोसे की है जो हमने और आपने सिस्टम पर किया था। मैं हूं इकबाल हसन और आप देख रहे हैं इकबाल ऑफिशियल। और याद रखना, अगर आप सिर्फ एक खेमे की बात सुनने के आदी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप सच का सामना करने की हिम्मत रखते हैं, तो अगले कुछ मिनट मेरे साथ चलिए, थोड़ा पीछे चलते हैं। इमेजिन करो दोस्तों, आज से करीब 10-12 साल पहले का भारत। याद है वो दौर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश ने एक उम्मीद की तरह देखा था। वो एक ताजा हवा का झोंका बनकर आए थे, जब वो मंच से परिवारवाद, डायनेस्टी पॉलिटिक्स और भ्रष्टाचार, करप्शन के खिलाफ गरजते थे। तो लगता था कि यार, ये बंदा सच में कुछ बदलेगा। उनके अंदर एक बाल था, एक तेज था। दूसरी तरफ बिहार में नीतीश कुमार, सुशासन बाबू, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी व्यक्तिगत ईमानदारी की मिसाल कायम की, परिवारवाद से कोसों दूर, जिन पर कभी अपने बेटे या भाई को राजनीति में लाने का आरोप नहीं लगा। बिहार की जनता ने उन्हें 15 साल के तथाकथित जंगल राज और परिवारवाद से मुक्ति पाने के लिए सर आंखों पर बैठाया था। हम सबको लगा था कि राजनीति बदल रही है। हमें लगा था कि अब नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा, बल्कि काबिलियत राज करेगी। हमें लगा था कि जो भ्रष्ट है वो जेल जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। शुरुआत में सब ठीक भी लगा, वादे हुए, नारे लगे, न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन फिर धीरे धीरे तस्वीरें बदलने लगी। पहले राजनीति में छोटी मोटी डील्स की खबरें आई, हमने इग्नोर किया। फिर पार्टियों में दल बदल शुरू हुआ, हमने सोचा चलो राजनीति है। लेकिन आज जो बिहार में हुआ, उसने मेरे भरम तोड़ दिए। क्या आपको पता है, जिस मंच पर नीतीश कुमार और पीएम मोदी तालियां बजा रहे थे, वहां शपथ लेने वाले मंत्री कौन थे? जिस लिस्ट में एक दो नहीं, बल्कि 8 मंत्री ऐसे हैं जो किसी नेता के बेटे हैं, किसी की पत्नी है या किसी के भाई हैं। उस लिस्ट में आधा दर्जन ऐसे चेहरे हैं जिन पर कल तक गंभीरतम भ्रष्टाचार के आरोप थे। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी क्राइसिस नहीं है, ये उस भरोसे का टूट जाना है जो एक आम मतदाता ने ईवीएम का बटन दबाते वक्त महसूस किया था। जो मुद्दे कल तक चुनावी हथियार थे, आज वो सत्ता की सीढ़ियां बन गई। अब जरा सिस्टम की तरफ देखते हैं। आप टीवी ऑन करते हैं, एंकर चीख चीख कर डिबेट कर रहे हैं, लेकिन वो डिबेट किस पर? विपक्ष के किसी पुराने बयान पर। लेकिन जो सरकार अभी बनी है, जिसमें आरोपी मंत्री बने बैठे हैं, उस पर एक अजीब सी खामोशी। इसे कहते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ करप्शन। चाणक्य ने बहुत पहले कहा था, मछली पानी में रहे और पानी ना पिए, ये हो नहीं सकता। वैसे ही दरबार में रहने वाले भ्रष्टाचार न करे, ये संभव नहीं है। लेकिन आज तो चाणक्य की बातें भी चोटी पड़ गई हैं। हम एक ऐसे दौर में आ गए हैं जहां सिस्टम और एजेंसियां, ईडी, सीबीआई एक टूल बन गई है। याद कीजिए लोकसभा चुनाव से पहले का मंजर। दो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया। एजेंसियां पूरी ताकत से लगी थी। मैं ये नहीं कह रहा वो निर्दोष थे या दोषी, ये कोर्ट का काम है। लेकिन सवाल टाइमिंग और एक्शन का है। विपक्ष के नेताओं पर आरोप लगते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सुबह सुबह रेड पड़ती है और वो जेल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो नेता जिन पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप था, महाराष्ट्र, याद है ना वो पाला, बदलते ही एनडीए की तरफ आते हैं, अचानक सारी फाइलें बंद हो जाती है, जांच शिथिल हो जाते हैं, स्लो इनएक्टिव हो जाती है। वो जेल की दहलीज से वापस आकर माननीय मंत्री बन जाते हैं। ये जो वॉशिंग मशीन वाली थ्योरी हम मजाक में कहते थे, आज वो बिहार और देश की कड़वी सच्चाई बन चुकी है। सिस्टम आज ये संदेश दे रहा है, भ्रष्टाचार बुरा नहीं है, बस गलत खेमे में रहकर भ्रष्टाचार करना बुरा है। हमारी तरफ आ जाओ, सब माफ है। अब आते हैं आज के हमारे मुख्य किरदार पर, बिहार के नए मंत्रिमंडल। दोस्तों, ये जो लिस्ट है ना मंत्रियों की, ये सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की रिपोर्ट कार्ड है। सोचिए, नीतीश कुमार, जिन्हें हमेशा क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से समझौता ना करने की कसम खाई, आज उन्हीं की कैबिनेट में ऐसे लोग बैठे हैं। ये विडंबना है। देखिए, नीतीश जी ने कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, आज वो अपने ही कैबिनेट में दूसरों के बेटे, पत्नियों और भाइयों को शपथ दिला रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने लाल किले से परिवारवाद के खिलाफ जंग का ऐलान किया था, आज बिहार की मंच पर वो उन नेताओं के लिए ताली बजा रहे थे जो परिवारवाद के सबसे बड़े उदाहरण हैं। क्यों? ऐसी क्या मजबूरी है? क्या बिहार की 13 करोड़ जनता में से
या आपकी पार्टी के लाखों कार्यकर्ता में से आपको कोई काबिल चेहरा नहीं मिला? क्या वही चेहरा जरूरी थे जिन पर भ्रष्टाचार के दाग हैं? क्या वही चेहरा जरूरी थे जिनका एकमात्र क्वालिफिकेशन उनका सरनेम है? या जो पलटी है, ये जो बदलाव है, ये बताता है कि अब विचारधारा, आइडियोलॉजी की लड़ाई खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहने की लड़ाई है। मैं हवा में बात नहीं करता दोस्तों। इकबाल हसन जब बात करता है तो सबूतों के साथ करता है। आइए जरा इस परिवारवाद और भ्रष्टाचार के मॉडल को डिकोड करते हैं। पहली बात, जातियों के प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां। आज की राजनीति में एक नया ट्रेंड चल रहा है। कांशीराम जी ने एक सपना देखा था दलित और पिछड़े समाज को जगाने का। उन्होंने कहा था हर समाज को अपने नेतृत्व खुद तैयार करना चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश और बिहार में? देखिए, पटेलों कुर्मियों की पार्टी सोनेलाल पटेल जी ने बनाई थी, मेहनत उन्होंने की, लेकिन आज पत्नी और केंद्र में मंत्री हैं, पति राज्य में मंत्री हैं, पार्टी एक परिवार की जागीर बन गई है। निषाद पार्टी संजय निषाद खुद मंत्री हैं, बेटा सांसद है। राजभर पार्टी ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं, अब बेटे को चुनाव लड़ाने की तैयारी है। मांझी की पार्टी हम जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री, बेटा बिहार में मंत्री। ये समाज का भला करने के लिए नहीं, बल्कि समाज को वोटों का सौदा करके अपने घर का भला करने के लिए बड़ी दुकान लगाती है। जिस समाज ने उन्हें वोट दिया उस समाज का कोई दूसरा नौजवान मंत्री क्यों नहीं बन सकता? सिर्फ नेता का बेटा ही क्यों? अब आते हैं दूसरी बात पर, भ्रष्टाचार का मुख्य पुरस्कार। बिहार में जिन मंत्रियों ने शपथ ली उनमें से कई ऐसे नाम हैं जिन पर हाल ही में गंभीर आरोप लगे। लॉजिक देखिए, अगर किसी पर आरोप लगता है तो नैतिकता कहती है कि उसे दूर रखो जब तक मंच पूरी ना हो, जांच पूरी ना हो। लेकिन यहाँ लॉजिक उल्टा है। आरोप लगा है मतलब तुम पावरफुल हो, आ जाओ मंत्री बन जाओ। इससे समाज में क्या मैसेज जा रहा है? यही कि अगर आप सत्ता के साथ हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जांच एजेंसी हो आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देंगी। अब आते हैं तीसरे मुख्य बात पर, विचारधारा का दहीन। एक जमाना था जब लोग लोहिया, जेपी, दीनदयाल उपाध्याय या श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अबुल कलाम आजाद पर राजनीति करते थे। वामपंथी लेफ्ट, जवानी का बुखार होता था, क्रांति की बातें होती थी, समाजवाद समानता की बातें होती थी, एकात्म मानववाद, अंतिम छोर के व्यक्ति की चिंता होती थी। आज एक लड़का मुझे मिला, उसने कहा तेजस्वी ने ओवैसी को वामपंथी कह दिया। सोचिए, विचारधारा का ज्ञान शून्य हो चुका है। अब लेफ्ट राइट सेंटर कुछ नहीं बचा, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। समाजवादी कहलाने वाले लोग सिर्फ अपनी जाति और परिवार का चिंता कर रहे हैं। इन सब बड़े बड़े खेलों के बीच पीस कौन रहा है? मैं, आप और वो कार्यकर्ता जो जमीन पर दही बिछाता है, वो झंडा ढोने वाला कार्यकर्ता। इमेजिन करो, एक लड़का, नाम मान लो रमेश है, पिछले 15 साल से पार्टी के लिए पोस्टर चिपका रहा है, लाठियां खाई, जेल गया, पुलिस केस झेले। उसी उम्मीद थी कि एक दिन पार्टी उसकी वफादारी देखेगी। लेकिन जब लिस्ट आई तो टिकट किसे मिला? नेताजी के बेटा को, जो कल तक लंदन में पढ़ाई कर रहा था और जिसे राजनीति का आर भी नहीं पता। रमेश आज भी भीड़ में खड़ा होकर जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, लेकिन अंदर से वो मर चुका है। बातें दूसरी मुख्य बात पर, एक आम छात्र, पटना यूनिवर्सिटी का एक छात्र जो आईएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो देख रहा है कि नौकरी के लिए पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन नेताओं के बच्चों के लिए कैरियर सेट है। वो सोचता है यार मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, सिस्टम में ऊपर तो वही लोग बैठे हैं, मेरी ईमानदारी की क्या कीमत है? ये जो हताशा है ये किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक है। जब एक नौजवान ये मान लेता है कि ईमानदारी से कुछ नहीं होगा, वहीं से देश का पतन शुरू होता है। दोस्तों, ये सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, चलो मैं आपको इसे एकदम सिंपल देहाती भाषा में समझाता हूँ। इसे आप नर्सिंग होम मॉडल समझिए। हमारे शहर में क्या होता है, एक बड़े डॉक्टर साहब, उन्होंने अपनी मेहनत से एक बड़ा नर्सिंग होम बनाया, सुबह खोला शाम खोला और खूब नाम कमाया। अब डॉक्टर साहब बूढ़े हो गए हैं, उनका बेटा है, बेटा पढ़ने में ठीक नहीं है, उसका डॉक्टरी में मन भी नहीं लगता। लेकिन डॉक्टर साहब क्या करते हैं, करोड़ों रुपया डोनेशन देकर बेटे को डॉक्टर की डिग्री दिलवाते हैं, फिर वह भी डॉक्टर को ढूंढ कर लाते हैं और फिर वो नर्सिंग होम उस बेटे और बहू को सौंप देते हैं। अब मरीज, जनता की मजबूरी है कि वो उस नर्सिंग होम में जाए, क्योंकि बिल्डिंग वही है, नाम वही पुराना है। अब चाहे वो बेटा मरीज को ठीक करे या मारे, नर्सिंग होम तो उसी का है। आज की राजनीति यही है, प्राइवेट नर्सिंग होम बन गई है। पार्टी नर्सिंग होम पिताजी ने बनाई, वोटर मरीज पिताजी के नाम पर आ रहे हैं, लेकिन इलाज कौन कर रहा है? वो बेटा, जिसमें काबिलियत हो या ना हो, उसे विरासत में कुर्सी मिली है। जनता पर नेता थोपा जा रहा है और हम मरीज बनकर बस फीस टैक्स भर रहे हैं और गलत इलाज का शिकार हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, असली कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। पहला ट्विस्ट, हम सोचते थे कि विपक्ष भ्रष्टाचार करता है और सरकार उसे पकड़ती है, लेकिन सच्चाई यह है भ्रष्टाचार अब एक क्वालिफिकेशन बन गया है। जितना बड़ा घोटाला उतना बड़ा मंत्री पद। बस शर्त यह है कि आपको सही समय पर सही पार्टी ज्वाइन करनी है। इसे कहते हैं पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग। जैसे पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, यहाँ पापों की लॉन्ड्रिंग हो रही है। दूसरा ट्विस्ट, हम सोचते थे कि दल बदल कानून नेताओं को रोकेगा, लेकिन नेताओं ने उसका भी तोड़ निकाल लिया। पूरी की पूरी पार्टी तोड़ लो या गठबंधन ही बदल लो। महाराष्ट्र में क्या हुआ, एनसीपी के नेताओं पर ईडी की रेड पड़ी, वो सरकार में शामिल हुए, अब वो फाइलें कहाँ हैं किसी को नहीं पता। बिहार में क्या हुआ, जिस जंगल राज को पानी पी पी कर कोसा गया, उसी के कुछ हिस्से अब सुशासन का हिस्सा बन गए हैं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, हम और आप, जी हाँ, सबसे बड़े ट्विस्ट हम हैं, क्योंकि अब हमें इन सब बातों से फर्क पड़ना बंद हो गया है। कोई नेता जेल से छूट कर आता है तो हम ताली बजाते हैं, कोई नेता दल बदलता है तो हम कहते हैं कि चाणक्य नीति है। भारी बेशर्मो, हमारी संवेदनाएं मर चुकी हैं, हम भ्रष्टाचार के आदी हो चुके हैं और यही नेताओं की सबसे बड़ी जीत है। समाज, दिमाग, पैसा, भविष्य
दोस्तों सोचिए हम कैसा समाज बना रहे हैं। एक सामान्य घर का लड़का जिसके पास सरनेम नहीं है, जिसके पास करोड़ों का फंड नहीं है, अब वो राजनीति में आने का सपना भी नहीं देख सकता। राजनीति अब सेवा नहीं, एक हाई प्रोफाइल बिजनेस है जिसमें एंट्री बैरियर बहुत हाई है, मोरल करप्शन भी हाई है। जब देश का युवा देखता है कि बेईमानी करके, पाला बदल करके और तलवे चाट के ही तरक्की मिलती है तो वो भी शॉर्टकट ढूंढने लगता है। मेहनत और ईमानदारी बेवकूफी लगने लगती है। डेमोक्रेसी विदाउट ऑप्शन, जब पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो जाएं, जब दोनों तरफ भ्रष्टाचारी और परिवारवादी भरे हो, तो वोटर के पास क्या विकल्प बचता है? नोटा या फिर घर बैठ जाना। आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल पूछेगी, जब लोकतंत्र का सौदा हो रहा था तब आप क्या कर रहे थे? सिर्फ रील स्क्रॉल कर रहे थे? तो क्या करे भाई, सब छोड़ दे, हार मान ले? नहीं, एक बालसन समस्या बताता है तो समाधान की बात भी करता है। समाधान मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। पहली बात, सिस्टम लेवल सॉल्यूशन, एमपी एमएलए का फंड बंद करो। ये मेरी सीधी मांग है और शायद बहुत से सांसद विधायक को बुरा लगेगा, लेकिन ये जरूरी है। सांसद और विधायक को जो सालाना करोड़ों का फंड, लैंड फंड मिलता है, पहले 1 करोड़ था, फिर 2 करोड़ हुआ, अब 5 करोड़, इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही वो पैसा है जो राजनीति को बिजनेस बनाता है। जब तक नेता के हाथ में ठेके देने की, सड़क बनवाने की पावर और पैसा रहेगा, वो इसे कमाने का जरिया समझेगा। विधायक का काम कानून बनाना, लॉ मेकिंग होना चाहिए, नाली सड़के का ठेका देना नहीं। ठेके का काम नगर निगम और पंचायत का है, उन्हें करने दो। जिस दिन राजनीति से मलाई, इजी मनी हट जाएगा, उस दिन सिर्फ वही लोग आएंगे जो सच में सेवा करना चाहते हैं। व्यापारी नेता भाग जाएंगे। दूसरी मुख्य बात, नेताओं की आरती उतारना बंद करो। ये जो हम नेताओं को भगवान या मसीहा बना देते हैं, ये बंद करना होगा। वो हमारे नौकर हैं, मालिक नहीं। जब कोई नेता जाति के नाम पर वोट मांगे तो उससे पूछो, मेरी जाति का तो ठीक है, पर मेरे बच्चों के स्कूल के लिए क्या किया? अपने ही नेताओं से सवाल पूछना शुरू करो। आते हैं तीसरी मुख्य बात पर, जानकारी ही ताकत है। सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर भरोसा मत करो, पर वो जानो कि कौन सा नेता किस बैकग्राउंड से है। अपनी राय खुद बनाओ। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई ईमानदार प्रत्याशी, निर्दलीय, इंडिपेंडेंट भी खड़ा है तो उसे सपोर्ट करने की हिम्मत दिखाओ। पार्टियों की गुलामी छोड़ो। देखो यार, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, मैं आप ही की तरह इस देश का एक आम नागरिक हूं। जब मैं इस शपथ ग्रहण को देख रहा था तो मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे तरस आया उन लाखों कार्यकर्ता पर जो नीचे खड़े होकर ताली बजा रहे थे, इसी उम्मीद में कि शायद उनका नंबर कभी आएगा। तरस आया उस बिहार पर जिसे बार बार चला जाता है। ये कहानी किताबों की नहीं है, ये हमारी जिंदगी की है। हमारा फ्यूचर हमारे चॉइस से बनता है, किसी नेता के भाषण से नहीं। अगर हम आज चुप रहे, अगर हमने आज इसे चलता है कह कर टाल दिया, तो कल जब हमारे बच्चों को हक का निवाला कोई नेता का बेटा छीन कर ले जाएगा तो हमारे पास रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। दोस्तों, रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सूरज को निकलने से कोई रोक नहीं सकता। गुदरी के लाल हमेशा पैदा हुए हैं और आगे भी होंगे। सिस्टम कितनी भी सड़ा हुआ क्यों ना हो, एक ईमानदार आवाज उसे पूरे सिस्टम को हिला सकती है। जरूरत है कि हम अपनी नींद तोड़े, जरूरत है कि हम अपनी आंख से जीत और पार्टी का चश्मा उतार फेंके। याद रखना, अगर एक इंसान बदल सकता है तो समाज बदल सकता है, और अगर समाज बदल सकता है तो ये सिस्टम, ये राजनीति और ये देश भी बदल सकता है। ताकत उनके हाथों में नहीं, वो तो मुट्ठी भर है। असली ताकत आपके हाथ में है, जो करोड़ों है। दोस्तों, ये बात कड़वी है, मैं जानता हूं, हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लगी हो, लेकिन सच अक्सर कड़वा होता है। अगर आपको लगता है इकबाल ऑफिशियल की इस वीडियो में कई बातों में दम है, अगर आपको लगता है कि यह आवाज सिर्फ मेरे इस वीडियो तक नहीं बल्कि देश के हर नागरिक तक पहुंचना चाहिए, तो इसे शेयर करो। व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर दोस्तों के साथ इसे चर्चा को शेयर करो। कमेंट में मुझे बताओ, क्या एमपी एमएलए फंड बंद होना चाहिए? अपनी राय जरूर लिखना, क्योंकि आपकी आवाज ही इस चैनल की असली ताकत है। मैं हूं इकबाल हसन और वादा करता हूं, जब तक सांस है तब तक सच बोलता रहूंगा। अगली वीडियो में एक और बेबाक कहानी के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार। तब तक के लिए रखे अपना और अपने गांव का ख्याल। वीडियो यहाँ तक